को संसद में, जो संसद हमारे यहाँ विधि का निर्माण करती है, क्योंकि संरचना के साथ अब हमें संसद कामों को देखना है। तो संसद कामों को देखना है तो जरा हम कार्य कैसे देखेंगे कि संसद का पहला काम है विधि का निर्माण करना। तो विधि के निर्माण के लिए कोई विधेयक होता है, वो सदन में प्रस्तुत होगा। तो और पहले हम आपको एक ग्राफ बना दें, सदन में प्रस्तुत होगा या तो लोकसभा में हो सकता है या राज्यसभा में, किसी भी सदन में हो सकता है। और जब प्रस्तुत होता है प्रथम वाचन में, तो सदन में एक सामान्य चर्चा होती है। सामान्य चर्चा होती है और ये भी आपको याद दिला दें कि इसे मंत्री के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है और किसी सांसद के द्वारा। विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसी बात को देखो, विश्लेषण कर दे। यानी हमारे यहाँ विधि के निर्माण की प्रक्रिया है जो लोकसभा नियमों में है, आपको याद दिला दें, संविधान में नहीं है। इस संविधान में अगर पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन, अगर विधि के निर्माण की प्रक्रिया भी लिखते, संविधान इतना बड़ा हो जाता कि दोस्तों 10-12 लोग तो मिलके उठाते संविधान, तब उठता। और सवाल है संविधान बना के ही क्या करेंगे जब पढ़ने में ना आए, कोई पढ़ ही ना पाए। तो ध्यान रखने की बात है कि संविधान का मतलब पहले विधि बनेगी तो पहला होगा प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग। वाचन का मतलब पढ़ना। कई बार पुस्तकालय को वाचनालय कहा जाता है। पहली बार पढ़ना यानी विधेयक को पहली बार पढ़ना, दोबारा पढ़ना, तिबारा पढ़ना। और संसद के विधि निर्माण से स्पष्ट होता है, इसका मतलब है कोई चीज एक ही बार पढ़ने में स्पष्ट नहीं हो पाती है। बच्चों को सीखने लायक बात है। कई बार बच्चे कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। ये तो हमारी संसद कह रहे हैं किसी चीज को कम से कम 3 बार तो पढ़िए ही। क्योंकि हकीकत की बात है कि जब एक बार पढ़ेंगे तो कुछ चीजें निगाह से छूट जाएंगी, दोबारा पढ़ेंगे तो और कुछ चीजें आपको पता चलेंगी, तीसरी बार पढ़ेंगे तो और ज्यादा पता चलेगा। क्योंकि आप वही हैं और किताब भी वही है। इसलिए अब देखो, हकीकत की बात यह है कि विधेयक सदन में प्रस्तुत होता है, लेकिन ये तो लोकसभा नियमों में है। इसके पहले आप याद रखो, विधेयक प्रस्तुत होने से पहले एक लंबा प्रोसेस चलता है जो लोकसभा नियमों में नहीं है। लंबा प्रोसेस इस तरीके से है कि आप जानते हो हमारे संसदीय शासन है। अब संसदीय शासन में ये सच बात है, बहुत ध्यान सुनने की है, संसदीय शासन में विधि के निर्माण काम संसद करती है, कार्यपालिका नहीं। ध्यान रखिए। लेकिन कार्यपालिका को ही विधियों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि बिना विधि के सरकार 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। अब मान लो दोस्तों, इधर सोच के देखो, सब्सिडी देना है, किसानों को सब्सिडी नहीं देना है, इसलिए विधि के निर्माण की मांग की जा रही है। इसलिए अगर आपको बात याद दिला दे, अनुच्छेद 14 फंडामेंटल राइट में अगर आपने पढ़ा होगा, तो दोस्तों हमारा देश विधि से चलता है, संविधान से चलता है। बहुत बड़ी बात है। यानी जिसके विधि जब नहीं है, सरकार कोई काम ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका को विधि के निर्माण की आवश्यकता बार बार पड़ती है। भाई जब विधि ही नहीं होगी कैसे सरकार काम करेगी? विधि के बिना सरकार काम करेगी तो व्यक्ति न्यायपालिका पहुंच जाए, खत्म कर देगा। इसलिए ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि आपने सुना होगा ये कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल ये कहता है भाई ये विधि में बनाना है। तो विधि के निर्माण में इनडायरेक्टली काम मंत्रिमंडल से ही शुरू होता है। बच्चों, इसका ये मतलब समझ लेने की आवश्यकता नहीं है कि मंत्रिमंडल विधि का निर्माण करता है। विधि का निर्माण तो विधायिका करती है, संसद करेगी। हाँ, मंत्रिमंडल इसकी शुरुआत कर देगा। क्यों? मंत्रिमंडल की बैठक होगी और मान लीजिए कि कृषि मंत्रालय को कोई विधेयक चाहिए, तो मंत्रिमंडल ने कहा कि भाई अब हमें विधेयक बनाना है। और आप जानते हो विधेयक का मतलब है कि एक प्रारूप, विधि के निर्माण का एक दस्तावेज विधेयक है। अब विधि लिखी होनी चाहिए। तो एक बार मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया कि अमुक विधि बननी चाहिए,
अब अगर विधि पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण मंत्रालय के पास जाएगी, कृषि से संबंधित है, कृषि मंत्रालय के पास जाएगी। तो अब उस मंत्रालय के पास जाएगी, ये कहा जाएगा कि भैया मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया है, अब आप प्रारूप बनाइए। तो मंत्रालय विधि का प्रारूप तय करेगा, और मंत्रालय क्या तय करेगा? सारे आईएएस ऑफिसर होते हैं। इसलिए आप देखोगे बच्चों, हमारे एग्जाम में लिखने का बड़ा महत्व है। एग्जाम में भी आप लिखिए, सेवा में भी जाके लिखिए, क्योंकि विधि का लिखना होगा, इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो एक बार मंत्रिमंडल ने कह दिया कि भाई इस मंत्रालय को विधि का निर्माण करना है, तो उस मंत्रालय को विधि भेजी जाएगी, मंत्रालय बाकायदा लिखेगा, ड्राफ्ट करेगा। और आप जानते हो हमारे यहाँ तो जैसे ड्राफ्ट करना तो बड़ा महत्वपूर्ण काम है, लिखना। और विधि का मतलब एक पेज में तो लिखी नहीं जाती, 10 पेज की विधि होती है, उसके एक खंड होते हैं, उपखंड होते हैं। तो अब विधि उस मंत्रालय विशेष ने लिख ली। मान लीजिए कृषि मंत्रालय का विधेयक है, कृषि मंत्रालय के द्वारा कहा गया अब विधि लिख लीजिए, विधि लिख लिया। तो बात ध्यान रखने की है, आप कहेंगे सर ये बताओ मंत्रालय विधि का निर्माण कर लिख रहा है, ये कौन सी बात है, विधि तो संसद लिखनी चाहिए। तो दोस्तों याद दिला दे, विधि पारित करना ना पारित करना संसद का ही काम है, संसद पर विचार करेगी, लेकिन लिखने वाला काम मंत्रालय कर लेता है। अब मंत्रालय जब विधि लिख लेगा तो हर मंत्रालय विधि को एक मंत्रालय को जरूर भेजेगा, चाहे रक्षा हो, चाहे कृषि हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो। भाई हमारे हर मंत्रालय विधि का प्रस्ताव कर सकता है, लेकिन जब वो मंत्रालय विशेष विधि का ड्राफ्टिंग करेगा, प्रारूप बनाएगा, लिखेगा, जो भी कहिए, तो विधि और न्याय मंत्रालय को हर विधेयक भेजा जाना चाहिए। तब भेजा जाएगा विधि न्याय मंत्रालय के पास। अब आप पूछेंगे सर ये बताओ हर विधेयक विधि न्याय मंत्रालय के पास क्यों भेजा जाए? विधि न्याय मंत्रालय के पास भेजा जाएगा क्योंकि वो मंत्रालय ये देखेगा कि भैया ऐसा तो नहीं है कि संसद इतना मेहनत से विधि पारित करे और कल के लिए न्यायपालिका इसे रद्द कर दे। ये ध्यान में रखना होता है कि हमने विधेयक पारित किया, न्यायपालिका ने रद्द कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये भी ध्यान रखा जाएगा कि विधि न्याय मंत्रालय बारीकी जांच करेगा, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ तो नहीं है, संघ की विधि है तो राज्य के विषय में तो नहीं है। इन बातों को सुनिश्चित करके उसके बाद ही ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा कि भाई हाँ ये विधि ठीक है। फिर उस मुख्य मंत्रालय के पास जाएगी। कृषि मंत्रालय ने विधेयक भेजा है, या पर्यावरण मंत्रालय ने, या रक्षा मंत्रालय ने, तो अब विधि और न्याय मंत्रालय वो विधेयक किसके पास भेज देगा? उस मंत्रालय के पास। अब वो मंत्रालय क्या करेगा? भाई अब तो विधि लिख दी गई, न्याय मंत्रालय की परमिशन मिल गई, अब वो मंत्रालय करेगा उस विधि को देगा संसदीय कार्य मंत्री के पास। संसदीय कार्य मंत्री के पास इसलिए कि भैया अब हमें सदन में लाना है। तो संसदीय कार्य मंत्री क्या करेगा? लोकसभा स्पीकर को पूछेगा या राज्यसभा के सभापति को जहां विधेयक लाना है। अब लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का सभापति लोकसभा के महासचिव या राज्यसभा के महासचिव को बुलाएगा और कहेगा कि देखो भाई ये विधेयक हम लाना चाहते हैं, हमारा प्रारूप पूरा हो गया है, समय बताओ और दिन बताओ कब हम विधेयक लेकर आए। उसके बाद क्या होता है, विधेयक को बाकायदा पब्लिश किया जाता है। एक बार लोकसभा महासचिव का मतलब लोकसभा का प्रशासनिक अधिकारी जो स्पीकर को सलाह देता है, सहायता देता है। लोकसभा जो काम करती है उसके पीछे पूरा अधिकारियों का समूह है, उसी को लोकसभा का सचिवालय कहा जाता है। सचिवों का समूह, अधिकारियों का समूह होता है लोकसभा सचिवालय। राज्यसभा में भी ऐसा सचिवालय है। तो लोकसभा सचिवालय के द्वारा महासचिव ने, यानी महासचिव कौन लोकसभा का होता है? प्रशासनिक अधिकारी। तो उसने कह दिया भाई देखो ये मंगलवार दिन है और 2 बजे आ जाना। तो अब पता चल गया, तो उसके बाद फिर विधेयक को छापा जाएगा। विधेयक को छापा जाएगा क्योंकि जैसे महासचिव के पास विधेयक गया, समय तय हो गई कब विधेयक यहाँ प्रस्तुत किया जाना है, तो उसकी कॉपी तो होनी चाहिए। तो ये विधेयक पब्लिश होगा और वो कॉपी 2 दिन पहले ही सांसदों के हाथ में दे दी जाएगी। बात ध्यान रखने के, विधेयक को सदन में लाने से पहले कि भाई विधेयक सांसद पढ़ तो ले। इसे दोस्तों होमवर्क करना बड़ा जरूरी है, पढ़ने में भी, शासन चलाने में भी। वो बिना होमवर्क के कोई काम बनेगा नहीं, तो होमवर्क करना बड़ा जरूरी है। अब क्या हो जाएगा कि ये विधेयक किसको दे दिया गया? सांसद के हाथों में।
अब सांसद के पास विधेयक आ गया और आप याद रखो, अब उसके बाद क्या होता है, जो सांसद भाई 2-3 दिन पहले पढ़ के रखेगा, उसके बाद जिस दिन विधेयक प्रस्तुत करना है उस दिन वो मंत्री खड़ा होगा। अब मंत्री खड़ा होगा तो फिर स्पीकर उसका नाम बुलाएंगे या बुलाएंगी, वो अपने जगह पर खड़ा होकर ये कहेगा कि वो सदन में विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मांग रहा है। स्पीकर कहेगा गो अहेड, जाओ प्रस्तुत करो, यानी अनुमति देगा, लीव ग्रांटेड। यहाँ लीव का मतलब अनुमति होता है, लीव का मतलब छुट्टी भी होता है, LEAV, लीव ग्रांटेड। स्पीकर या सभापति कह देगा कि वह राज्यसभा का सभापति, स्पीकर कह देगा लीव ग्रांटेड, तब मंत्री अपने जगह पर खड़ा होकर वो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत कर देगा। और आप याद रखो, जब सदन के सामने विधेयक प्रस्तुत कर देगा तब उसके बाद यह विधेयक भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होगा। अब ध्यान देना दोस्तों, विधेयक प्रस्तुत होने से पहले प्रकाशित तो हो गया है, तभी तो कॉपी मिली, लेकिन किसी विधेयक का प्रकाशित होना, किसी विधेयक का राजपत्र में प्रकाशित होना, गजट ऑफ इंडिया, गजट का मतलब होता है कि वो भी प्रकाशित ही होगा, बस उसे भारत सरकार का चिन्ह लग जाएगा, भारत सरकार का बाकायदा लोगो लग जाएगा, तब ये पता चल जाएगा कि अब वो भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हो गया। अब भारत सरकार के जब गजट में प्रकाशित हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब वो विधेयक सदन की संपत्ति बन गया। अब भारत सरकार गजट में वो प्रकाशित हो गया। और दोस्तों, जैसे ही भारत सरकार गजट में प्रकाशित हो जाएगा तो इसका मतलब विधेयक बाकायदा प्रस्तुत हो गया, सदन के सामने आ गया। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि विधेयक प्रस्तुत होने से पहले भारत सरकार गजट में प्रकाशित हो गया, तब तो प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब सदन ने उसे परमिशन दे दिया पहली बार। अब आप ये पूछोगे सर, मंत्री ही विधेयक प्रस्तुत करेगा या कोई सांसद भी प्रस्तुत कर सकता है? तो हमारे लोकसभा नियमों में लिखा गया है कि विधेयक मंत्री प्रस्तुत तो कर ही सकता है, सांसद भी ला सकता है। सांसद का मतलब है चाहे सत्ताधारी दल का हो चाहे विपक्ष का हो। और जब सांसद कोई विधेयक लाता है तब उसे कहते हैं निजी विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल। जब कोई सांसद विधेयक लाएगा तो उसका निजी विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर का मतलब है वो विधेयक जो बिना मंत्री के प्रस्तुत किया जा रहा है। और आप याद रखो, हमारे यहाँ तो बाकायदा सांसद विधेयक प्रस्तुत कर सकता है, और हमारे यहाँ कोई मनोनीत सदस्य वो भी विधेयक ला सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। सांसद तो सांसद, और आज की डेट में मनोनीत सदस्य राज्यसभा में है 12। और हमारे यहाँ तो कई ऐसे विधेयक हैं जो प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में पास हुए हैं। और कहा तो जाता है कि देखो दोस्तों, जब मंत्री कोई विधेयक प्रस्तुत करता है उसके बाद तो संसद ही पारित करती है, लेकिन मंत्री के विधेयक प्रस्तुत होने के बाद विधेयक के पारित होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि भाई मंत्री का तो सदन में बहुमत है, कम से कम लोकसभा में तो ही है, तभी तो मंत्री बना हुआ है, सरकार चल रही है। लेकिन जो निजी सांसद विधेयक लाता है उसके पारित होने की संभावनाएं थोड़ा कम होती है, क्योंकि उसको समर्थन जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद भारत में दसियों ऐसे विधेयक हैं जो कि निजी सदस्यों के द्वारा लाए गए हैं या सांसदों के द्वारा लाए गए हैं। और सांसद आप जानते हो 2 किस्म के होते हैं, एक सत्ताधारी दल के, दूसरे विपक्ष के। यानी अभी देखो कैसे विधेयक प्रस्तुत होता है। अब देखो इस तरीके से अभी जो हमारा सदन है दोस्तों ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे स्पीकर बैठते हैं, स्पीकर के नीचे आपने देखा होगा सदन में कुछ अधिकारी बैठते हैं, ऑफिसर्स बैठते हैं, जो सदन में बाकायदा माइक को लगा कर रखते हैं। और अभी तो नया सदन हमारे यहाँ बन रहा है, बिल्कुल हाईटेक बन रहा है, अभिगत कंडीशन यही है। उसके बाद फिर ये सदन का वेल है, वेल कह लो, कुआं कह लो, गैलरी, जहाँ पे किसी सांसद का आना मना है। इसके बाद फिर ऐसे बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट हमारे यहाँ ऐसे है। तो जैसे सब आगे जाएंगे सीट कम रहेगी, इधर जाएंगे सीट बढ़ती जाएगी। और यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट आप याद रखो, सदन में सारा काम स्पीकर का होता है दोस्तों। बैठने का अरेंजमेंट का राहुल भैया को अगली सीट दी जाए, पिछली सीट दी जाए, वो सब स्पीकर करता है। आप सोच रहे होगे सर ये तो भी सदन का पहला वाचन में कहा यहाँ पे चले आए, तो यही बता रहे हैं कैसे प्रस्तुत होता है, यही तो आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कैसे विधेयक लाया जाता है।
तो अभी ये देखो हमारे संसद में एक समस्या बैठने की है कि अगली सीट पे 2 लोग बैठ पाते हैं, लेकिन इधर उधर 4-4 5-5 लोग बैठते हैं। एक बार किसी को बीच में हटना हुआ, सबको हटना पड़ता है। एक बड़ी समस्या है। और थोड़ा सीटिंग कैपेसिटी भी कम है और भवन भी आधुनिक मानकों के हिसाब से नहीं। दोस्तों, भूकंप वगैरह आ जाए, कम से कम आजकल तो ये मानक देखना, फायर ब्रिगेड, भूकंप। और देश अगर आगे बढ़ रहा है दोस्तों, सदन भी तो यह होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ नया सदन बनाया जा रहा है जो बड़ा हाईटेक हो। जैसे अमेरिका वगैरह में तो यह हाल है कि दोस्तों वहां तो किसी सांसद के आगे माइक को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि सदन के भीतर बाकायदा ब्लॉक बने होते हैं। सदन के भीतर ब्लॉक बने होते हैं। अगर सांसद, जैसे कि टाइल्स लगे होते हैं, तो सांसद व्हाइट टाइल्स में खड़ा हो जाएगा, उसकी आवाज सुनाई देने लगेगी। दूसरे टाइल्स में होगा, उसकी आवाज बंद हो जाएगी। इतना हाईटेक सदन है। तो वही देश के विकास का स्तन हाईटेक होना चाहिए। अब आप देखो विधेयक कैसे प्रस्तुत होता है। यहाँ स्पीकर महोदय है और ये इधर देखो दाहिने तरफ, स्पीकर के दाहिने तरफ ये सत्ता पक्ष बैठता है, जिसे ट्रेजरी बेंचेस कहते हैं। ट्रेजरी मतलब कोष, ट्रेजरी का मतलब राजकोष है। जो सदन के दाहिनी तरफ बैठता है वो ट्रेजरी बेंचेस है, जिसके पास पैसा है, खजाना है, ये सत्ता पक्ष है। और सदन के स्पीकर के बाएं तरफ लेफ्ट में होता है विपक्ष। तो वे आमने सामने बैठा रहे, जिससे मामला विवाद का बने, संवाद हो। आपने सब देख के तो बातचीत होगी। राहुल भैया इधर बैठेंगे, मोदी इधर बैठेंगे, तभी तो आमने सामने फिर बातचीत होगी। अब सदन में कैसे विधेयक लाया जाता है, कहीं से भी एक सांसद यहाँ बैठा है और वो स्पीकर महोदय क्या कहेंगे कि माननीय सांसद, या अगर कोई मंत्री है तो इधर बैठा रहेगा कि माननीय मंत्री ये विधेयक सदन के सामने लाया जाए। स्पीकर कहे अब लाया जाए। स्पीकर के, अभी तो बहुत लॉजिकल है दोस्तों, कई बार रटने की आवश्यकता नहीं होती, लॉजिक लगा के पढ़िए, बिल्कुल दिमाग बंद करके रटिए मत, क्योंकि तर्क आप लगा के पढ़ेंगे तो गेस भी कर लेंगे, तुक्का भी मार लेंगे एग्जाम में। केवल रटे रहेंगे तो बाबू गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आप याद रखो, स्पीकर, सदन का मालिक स्पीकर होता है। पीएम नहीं ना, पीएम ना मंत्री। सदन में क्या होगा, कौन विधेयक लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा, किसको सदन से बाहर कर दिया जाए, किसको अनुशासन कार्यवाही में आगे बढ़ाया जाए, सब स्पीकर करेगा। तो अब विधेयक प्रस्तुत हो गया। अब देखो विधेयक प्रस्तुत हो गया और मंत्री सांसद दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। और एक सामान्य चर्चा का मतलब है भाई, विधेयक के किसी प्रावधान पर नहीं चर्चा होगी, विधेयक पर एक सामान्य चर्चा हो जाएगी। सामान्य चर्चा का मतलब है कि मंत्री कहेगा कि विधेयक लाने का उद्देश्य क्या है। कि अगर कृषि मंत्रालय है तो आप जानते हो कि मंत्री भाषणबाजी करेगा कि हम भारत में नया विकास कर देंगे, कृषि में सबको आत्मनिर्भर बना देंगे, ऐसी ऐसी बात है जो विधेयक का उद्देश्य होता है। फिर दोस्तों सवाल है, हर लॉ का एक पर्पस तो होता है। कोई लॉ हम बनाएंगे उसका उद्देश्य तो होगा, और इसे सामान्य चर्चा होती है। इसका मतलब उसके खंड पे चर्चा नहीं होती। अब आप पूछोगे सर ये बताओ, अगर हम विधेयक को लाना चाहते हैं पहले वाचन में, क्या पहले वाचन में विधेयक को लाने से रोका भी जा सकता है? लेकिन हकीकती बात है, रोका जा सकता है, क्योंकि देखो सदन को अधिकार तो है और सदन में किसी चीज को लाने के नियम भी है। लोकसभा का नियम कहते हैं कि अब ऐसा कोई मामला हम ला रहे हैं, संसद विधेयक बनाना चाहती है, वो संसद के दायरे में आता ही नहीं, राज्य की शक्ति है। कोई न्यायालय मामला पड़ा हुआ है तो ऐसे मामलों पर विधेयक लाने पर आपत्ति की जा सकती है, लेकिन ये बहुत कम होता है। और ऐसे मामले अगर आपत्ति आ जाए फिर तो स्पीकर या राज्यसभा में आएगा सभापति, राज्यसभा में आएगा सभापति। तो सामान्य विधेयक के बारे में सदन में आपत्ति हो सकती है कि भैया ये कैसे विधेयक आ गया, तो बाकायदा उस पर मतदान किया जा सकता है और सदन निर्णय लेगा कि विधेयक को लाया जाए या न लाया जाए। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखने की बात है कि संसदीय शासन के तकाजे को देखो। अच्छी बात यह है कि प्राइवेट मेंबर बिल लाए तो और अच्छी बात है। अगर मंत्री विधेयक ला रहा है तो तब तो कहीं ना कहीं सरकार का विधेयक है। इसलिए जो विधेयक मंत्री लाता है उसको सरकारी विधेयक कहते हैं, जो विधेयक सांसद लाता है उसको हम निजी विधेयक के नाम से जानते हैं। ये पहला वाचन है। और सामान्यतः होता क्या है, पहले वाचन के बाद थोड़ा गैप रखा जाता है, उसके बाद फिर चलता है सेकंड रीडिंग। और गैप इसलिए हो जाता है दोस्तों, थोड़ा सा 1-2 दिन समय रहेगा तभी तो होमवर्क करके आएंगे, तभी सवाल पूछेंगे, तो जानबूझकर थोड़ा गैप रखा जाता है कि थोड़ा वही होमवर्क हम कर ले। अब दोस्तों जरा आ जाएं द्वितीय वाचन पर, सेकंड रीडिंग पर। द्वितीय वाचन है, सेकंड रीडिंग है। अब सेकंड रीडिंग में क्या होता है, पहला
सेकंड रीजनिंग मूलतः 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज मूलतः होते हैं। पहला समिति स्तर पे, कमेटी स्टेज, मतलब संसदीय समिति। और फिर रिपोर्ट स्टेज, रिपोर्ट देना। और तीसरा स्टेज ऑफ कंसिडरेशन, विचार करना। उस पर विचार करना, विमर्श करना। ये किसी विधेयक के 3 स्टेज होते हैं। विचार करना, विमर्श करना, कंसिडरेशन। तो विधेयक पे तो कमेटी हो सकती है, रिपोर्टिंग स्टेज और कंसिडरेशन स्टेज हो सकती है। लेकिन आप याद रखो दोस्तों, जैसे हमारे एग्जाम का मेंस एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पीटी तो एक तरीके से एलिमिनेशन एग्जाम है, पीटी का मार्क जुड़ता नहीं, वैसे प्रथम वाचन है। हमारे यहाँ किसी विधेयक के पारित होने का सबसे महत्वपूर्ण वाचन कहलाता है द्वितीय, जो सेकेंड रीडिंग है। द्वितीय वाचन सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है। अब इस द्वितीय वाचन को हम 3 स्टेज में जोड़ सकते हैं, कमेटी स्टेज, रिपोर्टिंग स्टेज और स्टेज ऑफ कंसिडरेशन। कमेटी स्टेज है, रिपोर्टिंग स्टेज है, स्टेज ऑफ कंसिडरेशन है। तो अब आप देखोगे कमेटी स्टेज में क्या होता है कि दोस्तों हकीकत की बात यह है, देखो कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब सवाल ये है कि क्यों कमेटी बनानी पड़े। और आजकल तो हमेशा विवाद होता है कि विधेयक बिना संसदीय समिति को सौंपे हुए पारित हो जाते हैं। तो बात आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि विधेयक लिखता तो मंत्रालय है, ज्यादातर भी भाई प्राइवेट मेंबर बिल आप छोड़ दो तो सारे विधेयक मंत्रालय तो लिखता है। अब कार्यपालिका ने विधेयक लिखा और संसद वैसे पारित कर दे तो फिर तो संसद ने के का महत्व क्या रहा। ये ध्यान में रखने की बात है। ज्यादातर हमारे यहाँ विधेयक तो मंत्रालय लाता है, कार्यपालिका लाती है। और संसद के पास एक समस्या है, आखिर में संसदीय समिति की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि याद रखो दोस्तों, संसद के पास एक समस्या है, संसद के समक्ष समस्या है। और वो समस्या क्या है। संख्या अधिक है, भाई लोकसभा में 543 सदस्य हैं। अब दोस्तों 543 में किसको बोलने दिया जाए, कितना बोलने दिया जाए, ध्यान रखने की बात है। और अब देखो अभी तो हमारे सदन में कुछ काम हो ही नहीं पा रहा है, तो सदन सड़क में थोड़ा अंतर करना चाहिए। हमारे यहाँ ये बड़ी समस्या जा रही है। अरे भाई सदन में 543 सांसद है, 543 सांसद के साथ अब क्या बहस करोगे, क्या विचार करोगे, क्या विमर्श करोगे। तो वहां पे क्या है भाई, मान लो कि एक विधेयक या एक सदन आ रहा है, ज्यादातर अब देखोगे बजट सेशन सबसे लंबा होता है। हमारे यहाँ सदन के 3 सत्र हैं, जो लोकसभा नियमों में लिखा गया, संविधान में नहीं। बात ध्यान रखने की है, संविधान में केवल लिखा गया है कि संसद के 2 सत्र के बीच का अंतराल 6 महीने ज्यादा का नहीं होगा, यह संविधान की बात है। लोकसभा नियमों में लिखा गया है कि 3 सत्र होंगे, यानी बजटकालीन सत्र, मानसून सत्र, उसके बाद शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र होंगे, संविधान में नहीं बल्कि लोकसभा नियमों में लिखा गया है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अब 3 सत्र होंगे तो आप देखोगे 3 सत्र में एक सत्र की ज्यादातर समय सीमा होती है, वो लगभग 1 महीने। उसमें सैटरडे संडे निकाल दो, कुल मिला के 20-25 दिन बैठक हो पाई। अब उसी में संसद के पास तमाम काम है, प्रस्ताव है, संकल्प है, जो आगे पढ़ेंगे भी हम, विधेयक पर विचार करना है। यानी हकीकत की बात दोस्तों ये देखो, अगर हम एवरेज बात करें जो विधेयक पारित हुए हैं, संसद ने उस पर कितना समय दिया है, तो एवरेज है 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटे से ज्यादा संसद किसी विधेयक पर समय नहीं दे सकती। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, 3 से 4 घंटे किसी विधेयक पर समय देने का मतलब है किसी एनसीईआरटी को 3 से 4 घंटे पढ़ जाना। अब कोई किताब पूरी 3 से 4 घंटे में कैसे पढ़ जाओगे, और सवाल है पढ़ जाओगे तो उसमें क्या खामी निकाल पाओगे, क्या अच्छाई निकाल पाओगे। भाई पढ़ना केवल पढ़ने के लिए थोड़ी है। इसलिए बहुत व्यवहार में देखो, संसद के पास संख्या ज्यादा। पहला, संसद के पास समय की कमी है। भाई एक सत्र आएगा, उसमें 15 विधेयक हमें पारित करने हैं, एक विधेयक पर 3 घंटे ज्यादा दे नहीं सकते। तो हमारे पास दोस्तों कोई विकल्प चाहिए। इसका मतलब है सदन के पास समस्या क्या है, एक तो संख्या ज्यादा है, ये 543 अपने आप में। राज्यसभा में
245 है, वो भी प्रॉब्लम है। दूसरा, समय कम है, संख्या ज्यादा है, समय कम है। और तीसरी बात है दोस्तों, सदन में विशेषज्ञता भी नहीं है। अरे जो हमारे सांसद हैं, अब कम से कम यूपीएससी पढ़ने वाला छात्र तो साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ पढ़ता है दोस्तों, क्योंकि आज की दुनिया परमाणु की दुनिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम। अब सवाल है कि कोई कोई आप सवाल सदन में पूछना चाहते हो तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा ना। अब बिना पढ़े पढ़ानी मामले क्या सवाल पूछ पाओगे? तो आज की दुनिया बड़ी विशेषज्ञता की है। और हमारे सांसद कहा जाता है कि भाई उतने विषय, मैं ये नहीं कह रहे सारे सांसद विशेषज्ञ नहीं है, हमारे बड़े अच्छे अच्छे सांसद हैं। भाई जयराम रमेश भी सांसद है, तो ऐसा हम नहीं कह रहे कि सांसद बेकार के हैं। और हरदीप सिंह पुरी भी सांसद हैं। और दोस्तों हमारे आज एस जयशंकर भी सांसद हैं, भले राज्यसभा के मेंबर है। तो ऐसा नहीं कि सारे सांसद अनाड़ी हैं, लेकिन हकीकत की बात है कि ज्यादातर सांसद को माना जाता है थोड़ा विषय की विशेषज्ञता का। मैं दूसरी समस्या एक है कि मान लो एक सांसद एक विषय में विशेषज्ञ है, तो भाई कोई लॉ में विशेषज्ञ है तो हो सकता है उसको साइंस टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता ना हो। अब कोई साइंस टेक्नोलॉजी का आदमी है तो हो सकता है उसको लॉ और पॉलिटी में ना हो। इसलिए सांसदों के पास एक विशेषज्ञता का अभाव होता है, समय का अभाव होता है। और दूसरी बात देखो दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा कार्यवाही टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट होती है और चक्कर में सांसद सोचते हैं कि जो ज्यादा हंगामा करेगा। अच्छा, आम जनता तो ये सब समझते नहीं विधेयक कैसे बनता है, 3 वाचन है। अब आम जनता ये सोचती है अगर हमारा सांसद कूद रहा है इसका मतलब है हाँ हाँ हमारे बारे में कोई बड़ी अच्छी बात कर रहा है। अब हमारा सांसद सब सैद्धांतिक बातें की जाती है, आम जनता क्या समझ आएगी? इसलिए भी पार्टी लेवल पर बड़े हंगामे होते रहते हैं दल के आधार पर। अब कांग्रेस भी बीजेपी के हमेशा खिलाफ बोलेगी, बीजेपी कांग्रेस खिलाफ बोलेगी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस खिलाफ बोलेगी, कांग्रेस टीएमसी खिलाफ, तो ऐसे ही सब झगड़े चलते रहते हैं। इसलिए समस्या ये है दोस्तों, अब इन समस्या का समाधान हम कैसे करें? इसीलिए संसदीय समितियों का विचार आया कि भैया, क्योंकि संसदीय समितियों के द्वारा सदन के काम को आसान बनाया जाए, नहीं सदन काम हो ही नहीं पाएगा। तो या तो विकल्प है कि सदन, अब देखो क्या हुआ अभी बजट पर हम आएंगे दोस्तों, बिना चर्चा के अगर इतना बड़ा पैसे खर्च का सारा मामला पारित कर दिया गया, फिर संसद होने क्या मतलब है? बड़ा गंभीर मामला है दोस्तों, न्यूज में आपने पढ़ा होगा, ऐसे बजट पारित नहीं होता। इसलिए एक व्यवहारिक समस्या है, आप देखोगे। लेकिन अगर समस्या है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, दिल छोटा करने की बात नहीं है, समस्या है, समाधान भी तो है। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे लेकर आया? इसका समाधान क्या आया? संसदीय समिति। इसका समाधान है संसदीय समिति। तो संसदीय समिति 2 प्रकार की हो सकती है। और याद रखो, विधेयक विशेष पर विचार करने के लिए गठित संसदीय समिति वो उसी समय तक काम करेगी जब विधेयक है, विधेयक पारित, संसदीय समिति खत्म। इसलिए विधेयक विशेष पर विचार करने के लिए संसदीय समिति को तदर्थ समिति कहा जाता है, थोड़े समय के लिए संक्रमणकालीन एडहॉक कमेटी। विधेयक विशेष पर विचार करने के लिए समिति को क्या कहा जाए? तदर्थ, एडहॉक। भाई हमारे 2 काम होते हैं। अब देखो तैयारी क्या एडहॉक ही तो है, भाई सिलेक्शन हो गया तब तैयारी थोड़ी होगी। लेकिन हेल्थ को ठीक रखना ये तो एडहॉक काम नहीं है, लगातार काम है, लंबा काम है। आजीविका बनाए रखना, ऐसा थोड़ी कि आज हमें पैसे की आवश्यकता कल नहीं पड़ेगी, पैसे की आवश्यकता एडहॉक नहीं हो सकता। इसे काम 2 होते हैं, एक तदर्थ होते हैं। आप देखो कई बार नौकरी मिलती तदर्थ, साल 2 साल के एडहॉक पे, एडहॉक पे रखे गए भैया साल 2 साल के लिए है। और जबकि परमानेंट का मतलब होता है एक बार नौकरी में गए 30 साल 40 साल, रिटायरमेंट के बाद बाहर होंगे। इसलिए भाई विधेयक विशेष पर विचार करना है तो विधेयक हमेशा के लिए थोड़ी रहेगा, महीने 2 महीने के लिए है। तो संसदीय समिति एडहॉक बनती है, तदर्थ बनती है, थोड़े समय के लिए बनती है, संक्रमणकालीन बनती है। और इस तदर्थ समिति में 2 प्रकार की समिति हो सकती है। एक तो हो सकता है एक ही सदन के सदस्य शामिल हों इसमें, ये भी हो सकता है कि दोनों सदन के सदस्य शामिल हों। जब एक ही सदन के सदस्य शामिल होंगे
तब ये समिति कहलाएगी सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति। सेलेक्ट। जब दोनों सदन के सदस्य शामिल होंगे तब ये कहलाएगी संयुक्त समिति, ज्वाइंट कमेटी। बात ध्यान रखने की है, जब एक ही सदन के सदस्य इसमें शामिल होंगे तो कमेटी क्या कहलाएगी? प्रवर समिति, सेलेक्ट कमेटी। जब दोनों सदन के सदस्य इसमें शामिल होंगे तो समिति क्या कहलाएगी? संयुक्त समिति। और हकीकत की बात है, ऐसा क्यों होता है? देखो दोस्तों, जब मान लो कि पहले सदन के द्वारा विधेयक पारित हो जाता है, दूसरे सदन में भी जाता है। आप जानते हो कि हमारे यहाँ जो प्रक्रिया पहले सदन में अपनाई जा रही है वही प्रक्रिया दूसरे सदन में अपनाई जाएगी। पहला दूसरे का मतलब है, लोकसभा से कोई विधेयक पारित हुआ राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पारित हुआ तो लोकसभा में जाएगा। इसीलिए मान लो किसी विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और लोकसभा में ही समस्या उत्पन्न हो गई, लोकसभा में कह दिया गया भाई इसमें प्रॉब्लम है, तो उस विधेयक पर हमेशा ज्वाइंट कमेटी बनेगी क्योंकि विधेयक राज्यसभा में भी जाएगा। तो पता चला कि दो बार समिति बनाने क्या मतलब है? तो संयुक्त समिति बना ली। संयुक्त समिति का मतलब है जहां दोनों सदनों के सदस्य संसदीय समिति में होंगे। और आप याद रखो, संयुक्त का मतलब है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर आएंगे। जब किसी समिति में लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर आएंगे तो उसमें संख्या का अनुपात क्या होता है? लोकसभा की समिति की संख्या आधे से हमेशा ज्यादा होती है। यानी मान लो कि अब आप कहोगे सर क्या विधेयक विशेष के लिए समिति के सदस्यों की संख्या भी निर्धारित है? नहीं, इसलिए संख्या निर्धारित नहीं है, स्पीकर या सभापति तय करेगा। राज्यसभा में सभापति, लोकसभा में स्पीकर। अब मान लो कि इस संयुक्त समिति में 30 सदस्य हैं तो 20 लोकसभा से आएंगे, 10 राज्यसभा से। अगर इस संयुक्त समिति में 21 सदस्य हैं, 21 है, इसका मतलब है, या मान लो कि इस संयुक्त समिति में 22 सदस्य हैं, 21 में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर 15 लोकसभा से आएंगे, 7 राज्यसभा से। ये तरीका है। यानी जहां पे आंकड़े सम हो वहां लोकसभा को दुगना मिलेगा, जहां पे आंकड़े विषम हो वहां लोकसभा को एक से ज्यादा, 22 पे 15 और 7, 30 पे 10 और 20। ये समिति गठन है। इसका मतलब है जहां विधेयक पहले सदन के द्वारा पारित हो गया, अगर सोच के देखिए, अगर कोई विधेयक पहले सदन के द्वारा पारित हो गया और दूसरे सदन ने उसमें समस्या व्यक्त कर दी, पहले सदन में कोई समस्या नहीं लगी, तो वहां दोस्तों सोच के देखो कौन सी समिति गठित होगी? यहां उत्तर होगा सेलेक्ट कमेटी। वहां सेलेक्ट कमेटी गठित होगी क्योंकि पहले सदन को समस्या रही ही नहीं, दूसरे सदन को समस्या है, तो समिति उसी सदन के सदस्यों से मिलाकर बना ली जाए। और कोई विधेयक ला रहे हैं, पहले ही सदन में हंगामा मच गया, तो हम कहेंगे भाई चलो संयुक्त समिति बना ली, कल के लिए अगले सदन ने पूछेगा नहीं भाई हमारी राय तो ली नहीं आपने। इसलिए क्या हो गया, ये समिति बनती है, समाधानिक संसदीय समिति गठित होगी, वो तदर्थ हो जाए और इसमें दोनों सदनों के सदस्य हो सकते हैं, एक सदन के सदस्य हो सकते हैं, तो समाधान हो गया संसदीय समिति के रूप में। अब यह खास बात है कि जब इस संसदीय समिति गठित हो जाती है, अब देखो दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखने की है कि संसदीय समिति में सभी दलों के सदस्यों को लिया जाता है। लोकसभा के जितने भी दल हैं, राज्यसभा के जितने भी दल हैं, सदस्यों को शामिल किया जाता है, बशर्ते बस ये ध्यान रखना है उनकी संख्या के अनुपात में। जिस दल का लोकसभा में सीट ज्यादा है उसको समिति में ज्यादा संख्या मिलेगी, तो सभी दल के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। ध्यान रखना है संख्या के अनुपात में। और ये बाकायदा ये समिति कैसे काम करती है, किसी भी विशेषज्ञ को बुला लेगी। अब ध्यान रखने की बात है, ये समिति क्या करेगी, जिस किसी विशेषज्ञ को बुला सकती है, क्योंकि संसदीय समितियों को वही विशेषाधिकार है जो सांसद को विशेषाधिकार है, सदन को विशेषाधिकार है। किसी भी विशेष व्यक्ति विशेषज्ञ को बुला लेगी। क्यों? इस पर राय दीजिए। अब कोई संसदीय समिति है, कृषि के बारे में किस वैज्ञानिक को बुला लेगी, इसलिए संसदीय समिति में विशेषज्ञता होती है। बाकायदा विदेश के दौरे होंगे संसदीय समितियों के द्वारा, और बाकायदा गुप्त रूप में काम करती है। ध्यान रखने की बात है, संसदीय समितियों की बैठक गुप्त रूप में होती है। ये बाकायदा, और इसी बहाने दोस्तों सांसद पूरी दुनिया घूम लेते हैं, संसदीय समितियों के बहाने सांसद पूरी दुनिया घूम लेते हैं।
अब भाई कृषि का अध्ययन करना, स्विट्जरलैंड जाएंगे, ब्राजील जाएंगे, तब तो कृषि विधेयक का अध्ययन करेंगे। अब मोटर वाहन अधिनियम पर दोस्तों फिर मौजा रहता है। पूरा सांसद, हमारे सांसद महोदय दुनिया घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं कि क्या क्या विधि है, तभी तो भाई होगी। तो बाकायदा ये विधि फिर अध्ययन करते हैं, किसी को बुला सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संसदीय समितियां किसी विधेयक को आराम से विचार करती है, इसमें सभी दलों को लिया जाता है और संसदीय समितियों में कभी राजनीतिक मतभेद नहीं आते। अगर आते भी हैं तो कभी दिखते नहीं। इसलिए सब सदस्य मिलकर बाकायदा विचार करते हैं क्या किस प्रकार से विधि का निर्माण किया जाए। एक एक प्रावधान को बारीकी से देखते हैं, उसमें सुझाव देते हैं। इसलिए कहा जाता है संसदीय समितियां संसद के आंख और कान है दोस्तों। अच्छा, ये तो खास बात है कि शरीर में कौन सा अंग महत्वपूर्ण रहा है, इस पे तो मतभेद हो सकता है, लेकिन हकीकत की बात यह है कि आंख कान के बिना शरीर तो बेकार हो जाता है। कई लोग कहते हैं दोस्तों शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग दिल है। अरे दिल तब काम करे जब आंख से किसी को देखे, जब किसी को देखा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं तो कैसे। इसलिए संसदीय समितियों के बिना सदन काम कर ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ हर विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए। इंग्लैंड में तो ये दोस्तों ध्यान रखने की बात है, जहां से हमने संसदीय शासन लिया, इंग्लैंड में तो हर विधेयक संसदीय समिति के पास भेजा जाता है, हमारे यहाँ नहीं। और अभी थोड़ा सरकार पर आरोप लगता है कि भाई सरकार संसदीय समिति के पास नहीं भेज रही है। अब देखो दोस्तों, सरकार के तर्क ये है कि यार अब किसी विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजोगे तो आप कहोगे सर ये बताओ कितने दिन में रिपोर्ट देंगे, कितने दिन में विधेयक का अध्ययन करेंगे। अब समय सीमा नहीं है, ये खास प्रॉब्लम है। आप कहोगे सर ये कौन सी बात हुई, पीटी का एग्जाम हमारा है 28 मई को है तो समय सीमा है। सरकार को समय सीमा में काम करना पड़ रहा है तो इनको भी समय सीमा में काम करना चाहिए। अब ये एक बात हो सकती है और सरकार का तर्क है कि भैया थोड़ा ज्यादा जल्दी काम करें यार, समय सीमा में काम करें, क्योंकि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, दुनिया में बड़ा कंपटीशन है। तो संसदीय समितियां इसे विशेषज्ञता पैदा कर लेती हैं, समय का अभाव को दूर कर लेती है। इसका मतलब दोस्तों संसदीय कार्यवाही केवल वो नहीं तो जो आप सदन के सामने देखते हैं, उससे बड़ी कार्यवाही तो संसदीय समितियों के माध्यम से होती है। ये सब दूसरे वाचन का पार्ट है, आपको ध्यान रखिए। दूसरे वाचन में पहला क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, समिति का निर्माण करना, कमेटी स्टेज, समिति का निर्माण करना, तो बाकायदा इस पे विचार होता रहता है। और संसदीय समिति के सदस्य यानी हमारे सांसद महोदय इसी बहाने पूरी दुनिया घूम लेते हैं। भाई पूरी दुनिया देखेंगे तभी तो समिति की बात कर पाएंगे। ये कहा भी जाता है देशाटन से बड़े ज्ञान होते हैं। अब मान लो संसदीय समिति अपना रिपोर्ट दे रही है, उसमें थोड़ा समय लग रहा है, इसके साथ एक और भी काम किया जा सकता है दोस्तों, दूसरे वाचन में ही, कि संसदीय समिति जब तक रिपोर्ट दे तब तक एक और ऑप्शन हो सकता है। एक तो है कि संसदीय समिति विचार कर रही है इस पर, इसको अध्ययन कर रही है, और दूसरा तब तक विधेयक को जनता की राय जानने के लिए भी परिचालित किया जा सकता है। विधेयक को क्या कर दिया जाए कि भाई आम जनता भी अपनी राय बताए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, लोकतंत्र में हम केवल मतदाता नहीं है, चुनाव एक बार वोट दे दिया मामला खत्म हो गया। लोकतंत्र में तो आम जनता बताए कि भाई विधेयक में हमारी राय क्या है। और दोस्तों हकीकत की बात है, अपनी राय बताते नहीं, हमें अपनी राय बतानी चाहिए, उसका बड़ा ध्यान रखा जाता है। इसका मतलब एक तरफ संसदीय समिति की रिपोर्ट आएगी, दूसरी तरफ आम जनता की राय ली जाएगी। जब ये दोनों मिल जाएगी तब उसके बाद तीसरा स्टेज शुरू होगा। अब संसदीय समिति पर विचार किया जाए या उस पर चर्चा की जाए, उस पर विचार किया जाए, चर्चा की जाए। अब आप कहेंगे सर ये बताओ चर्चा तो पहले भी की जा चुकी है, तो फिर चर्चा का मतलब क्या है। दोस्तों ये तो लोकतंत्र खास बात है, चर्चा बार बार होनी चाहिए। पहला आजकल चाय पे चर्चा होती है, लेकिन इसमें अंतर है। पहले वाचन में चर्चा केवल विधेयक के उद्देश्य पे की गई है, अब क्या होगी, चर्चा होगी खंडशः, क्लॉज बाय क्लॉज। दोस्तों ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। अब चर्चा होगी क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, खंडशः। अच्छा, खंड का मतलब होता है पार्ट वाइज, टुकड़ों में। अब आप याद रखो, किसी विधेयक को उठा के देखना, कभी गूगल पे जाओ, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट टाइप करो तो आपको पूरा विधेयक आ जाएगा। और विधेयक पता 10 पन्ने में है,
उसके चैप्टर हैं, सेक्शन हैं, जैसे आपकी किताब के पतली किताब के चैप्टर होते हैं, सेक्शन होते हैं, वैसे किसी विधेयक के बारे में दोस्तों। इसलिए एक एक चैप्टर, क्लॉज बाय क्लॉज का मतलब है एक एक चैप्टर पर, एक एक बिंदु पर, एक एक भाग पर चर्चा होगी। कितना गंभीर चर्चा होती है। और आप जानते हो जो क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगा, जबकि आरंभ में क्या हुआ था, केवल विधेयक के मूल उद्देश्य पर चर्चा हो गई थी, किसी खंड पर चर्चा थोड़ी थी। अब जब यहाँ क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगा तो उस पर संशोधन का प्रस्ताव भी आएगा। आप जानते हो सदन में विपक्ष भी है, यही तो संसद की भूमिका है। इसलिए विधेयक का निर्माण तो मूलतः संसद ही करती है, भले कार्यपालिका प्रस्तुत कर देती है। क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होगी, खंडसर चर्चा होगी और संशोधन प्रस्तावित किया जाएगा। उसके लिए मतदान होगा। सदन में मतदान के दो तरीके हैं, एक होता है ध्वनि मत से मत हो जाएगा, वॉइस वोट। एक होता है मत विभाजन, डिवीजन ऑफ वोट। दो तरीके हैं। अब किसी विधेयक पर भाई मतदान होगा तो मतदान में संशोधन भी होगा। तो सामान्यतः हमारे जो डिवीजन ऑफ वोट का मतलब वोट को काउंट किया जाए। अच्छा, हमारे सदन में हर सांसद के सामने वोटिंग मशीन लगी हुई है। कोई मामला आता है तो सांसद महोदय से प्रेस कर सकते हैं, रिफ्लेक्टर में दिख जाएगा कि भाई इतना हमने वोट किया, इन्होंने इधर किया, इन्होंने उधर किया। लेकिन वॉइस वोट का मतलब हाँ या ना में, ऐसे सीधे ऐसे स्पीकर कहे कि भाई और बहनों, माननीय सांसदों, इस पक्ष पर आपकी राय क्या है, यस या नो। सांसद यस, तो स्पीकर सुन लेगा, ज्यादा लोगों ने यस कहा, यानी यहाँ वोट रिकॉर्ड नहीं होता, वोट गिना नहीं जाता, ध्वनि मत से सामूहिक रूप में कहते यस। हम बच्चों से पूछे संडे को छुट्टी होनी चाहिए, बच्चों का यस, इसका मतलब ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हो गया। हमने वोट रिकॉर्ड नहीं किया, वोट को कहीं दर्ज नहीं किया, न हमने कोई बटन दबाया, न वोट की संख्या पता हमें है। अब ध्वनि मत के साथ एक प्रॉब्लम है, किसने पक्ष में वोट दिया, किसने विपक्ष में वोट दिया, हमें पता ही नहीं। अरे हाँ कहा होगा कुछ लोगों ने, तो ना कहा होगा, लेकिन ना कहने का मतलब पता नहीं चलता। और कई बार तो कहा जाता है एक ही व्यक्ति ना कहे तब भी दोस्तों पता चल जाता है। कई लोग इसलिए कहते हैं कि ध्वनि मत से प्रस्ताव वाला सिस्टम है, ठीक नहीं है। मत विभाजन होना चाहिए, हमेशा वोट को रिकॉर्ड होना चाहिए, वोटिंग मशीन का प्रयोग होना चाहिए। हम एक एक व्यक्ति को देखें किसने किधर वोट किया, किसने, तो खंड से चर्चा होती है, बाकायदा उस पर संशोधन होता है और जिसके पक्ष में मतदान आ जाएगा उस बात को मान लिया जाएगा, जिसके विपक्ष में मतदान हो जाएगा उसे समाप्त कर दिया जाएगा। इसी तरीके से गंभीर चर्चा सदन में होती है। इसे दोस्तों खंड से चर्चा होगी, क्योंकि अब हमें संसदीय समिति की रिपोर्ट मिल गई है। अब खंड से चर्चा होगी, उसके बाद फिर बाकायदा ये विधेयक दूसरे चरण से पारित कर दिया जाएगा। और आप जानते हो सामान्य विधेयक के निर्माण में केवल हमें सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, और वैसे भी जब ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हो रहा है तो सामान्य बहुमत तो है, क्योंकि विशेष बहुमत में ध्वनि मत नहीं हो सकता, वहां पे तो वोट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और विशेष बहुमत को उदाहरण हम आपको बता देंगे। भारत में सामान्य विधेयक बनाने के लिए ध्वनि मत से मामला आगे बढ़ जाता है। अभी बात अलग है कि बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, यहाँ पे थोड़े मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दूसरे ये है सेकेंड रीडिंग। तो इस मामले के साथ कहा जाएगा कि विधेयक दूसरे वाचन से पारित हो गया, दूसरे वाचन से सदन ने आगे बढ़ा दिया। सॉरी, अभी मान लिया जाएगा कि विधेयक दूसरे वाचन से पारित हो गया, दूसरे वाचन से आगे बढ़ा दिया गया। अब दोस्तों ध्यान रखने की बात है कि जब दूसरे वाचन से विधेयक पारित हो गया, अब क्या शुरू होगा, तीसरा वाचन। पहला वाचन हो गया, दूसरा वाचन हो गया, तो आपने देखो पहले वाचन में कोई मतदान नहीं है, खंड से चर्चा नहीं है, ये भी तुलनात्मक रूप पढ़ने की आवश्यकता है। जो दूसरे वाचन पढ़ी है कंपेयर कर लिए पहले वाचन में, तो तीनों स्टेज पूरा हो गया, समिति रिपोर्ट और विचार। अब हम आएंगे तीसरे वाचन में। किसी विधेयक के पारित करने में अब हम आएंगे थर्ड रीडिंग, तीसरा वाचन। और दोस्तों तीसरा वाचन और पहला वाचन बड़े सरल होते हैं,
सारी गंभीरता दूसरे वाचन में है और तीसरा वाचन का मतलब है फिर यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा, मतदान होगा। अब मतदान का मतलब ध्वनिमत से, सामान्य बहुमत से। अब आप कहोगे यहाँ पे मतदान हुआ, यहाँ पे मतदान हुआ। दोस्तों यहाँ पे मतदान खंडशः एक एक क्लॉज पर मतदान हुआ, यहाँ पे खंडशः चर्चा और खंडशः मतदान हुआ। ध्यान में रखने की बात है, यहाँ पे मतदान हो रहा है समूचे विधेयक पर कि समूचा विधेयक पारित कर दिया जाए, किसी एक पार्ट पर नहीं। यहाँ मतदान और समूचा विधेयक पारित कर दिया जाए। और इसलिए इसी मतदान के साथ, और आप जानते हैं यहाँ भी ध्वनिमत से ही मतदान होता है, हमारे सामान्य विधेयक पर ध्वनिमत से ही मतदान होगा, तो समूचा विधेयक पारित हो जाएगा। यह ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ एक क्लॉज पर मतदान होता है, यहाँ समूचे विधेयक पर मतदान कर दिया गया। इसी के साथ पहले सदन से विधेयक पारित, और पहले सदन से विधेयक पारित हो जाएगा तो फिर जाएगा दूसरे सदन के पास, और दोस्तों दूसरा सदन सारे यही काम फिर से रिपीट करेगा। इसे जरा सोच के देखो, लोकतंत्र में विधि के निर्माण काम कितना महत्वपूर्ण होता है, संसद कितना महत्वपूर्ण काम है। दोस्तों सोच के देखो, विधि के निर्माण करना है फिर तो विशेषज्ञ को ले लें। अरे विधि का ही निर्माण करना है तो क्यों नहीं हम वकीलों को ले लेते हैं, वकीलों की सहायता से विधि बना लें। ऐसा नहीं करते, एक ही जनता की राय देखते हैं। क्योंकि हकीकत की बात है कि मान लो कि जिस घर में हमें रहना है उसकी सबसे अच्छी उपयोगिता घर में रहने वाला व्यक्ति बता सकता है, इंजीनियर नहीं। वैसे लोकतंत्र की बहुत अच्छी बात है दोस्तों, हर मामले में चर्चा होती है, संवाद होता है, तो फिर विधि का निर्माण होता है। इसे आप स्वाभाविक रूप में समय तो लगेगा। तो कई बार लोकतंत्र में लोग कह भी देते हैं यार ये कौन सी बात, इतना समय लग रहा है विधि के निर्माण में, तो ये थोड़ी कठिनाई है। लेकिन यही तो इसलिए तो खास बात है कि लोकतंत्र में जब विधियां बनती हैं, चर्चा होती है, इसका महत्व इतना है कि एक बार हमारे जस्टिस महोदय ने कहा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि जब हम किसी विधि की व्याख्या करते हैं, विधि हमारे सामने आती है, तो हम ये भी देखते हैं कि सदन में उस पर चर्चा क्या हुई थी। अब जरा ये भी अब देख लो दोस्तों, अरे जब पहला दूसरा वाचन में क्या चर्चा हुई, सदन में जब हंगामा चल रहा है। अब सदन तमंचे पर डिस्को करने के लिए थोड़ी है, सदन में हंगामा चलेगा तो कैसे मामला बनेगा। सदन सड़क में फर्क तो होना चाहिए। ब्रिटेन में अब देखो, ब्रिटेन जहां से हमने सीखा 300 साल के संसदीय इतिहास में कभी सदन को बाइकआउट नहीं किया गया, तो ये हमें सीखना है। सदन में, संसद के मंदिर में हमारा आचरण लोकतांत्रिक होना चाहिए दोस्तों। और आप जानते हो लोकतंत्र में रहना एक अलग बात होती है, लोकतांत्रिक आचरण करना अलग बात होती है। नहीं, व्यवहार भी तो लोकतांत्रिक होना चाहिए, दूसरे के बात का सम्मान करें, चर्चा करके समाधान खोजें, हिंसा न करें, आक्रामक न हो जाए, यही लोकतांत्रिक तरीका है। तो अब देखो दोस्तों, पहले सदन से विधेयक पारित हो गया, अब क्या होगा, दूसरे सदन के पास जाएगा। अब अगर लोकसभा ने पारित किया तो राज्यसभा में, राज्यसभा ने पारित किया तो लोकसभा में, तो दूसरे सदन में फिर वही बात होगी, प्रथम वाचन, फिर उसी प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। इसलिए जरा सोच के देखो कितना जटिल काम है ये विधि का निर्माण करना। द्वितीय वाचन, फिर तृतीय वाचन। अब मान लो कि दूसरे सदन विधेयक गया, अब दूसरे सदन विधेयक गया तो ऑप्शन क्या होता है दूसरे सदन के पास। इसलिए दोस्तों हम एक ही सदन में संसदीय समिति बना लेते हैं, जिससे ऐसा ना हो कि हमें दो बार समिति बनानी पड़े, इसलिए संयुक्त समिति बनाना पड़ता है। तो दूसरे सदन के पास विकल्प क्या होते हैं, पहला विधेयक को, अब दूसरा सदन मान लो राज्यसभा यहाँ पे है, पहले सदन को हमने मान लिया कि लोकसभा है, फिर दूसरा दूसरा सदन विधेयक को एज इट इज, हू बहू यथावत, विधेयक को जस का तस, जैसे भी आप कहो, यथावत कहो, एज इट इज कहो, जस का तस, विधेयक को जस का तस पारित कर दे, कोई समस्या नहीं है। तब तो मान लिया जाएगा कि दोनों सदनों से विधेयक पारित हो गया। विधेयक को जस का तस पारित कर दे,
और विकल्प क्या है? दूसरा सदन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करे। दूसरा सदन कहते भैया देखो ये विधेयक प्रस्ताव कर दे, संशोधन प्रस्ताव करे। अब अगर दूसरा सदन विधेयक में संशोधन प्रस्ताव करे तो पुनः इसे पहले सदन के पास भेजा जाएगा। पुनः इसे पहले सदन के पास भेजा जाएगा और पहला भी सदन इसे स्वीकार कर ले, पहला सदन या प्रथम सदन इस संशोधन को स्वीकार कर ले, प्रथम सदन इस संशोधन को स्वीकार कर ले तो भी दोनों सदनों से विधेयक पारित मान लिया जाएगा। तो ही दोनों सदनों से विधेयक पारित मान लिया जाएगा। इसका मतलब है विकल्प राज्यसभा के पास है, विधेयक को जस का तस पारित कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और कई मुद्दे दोस्तों हकीकत की बात है, कई विधेयक तो 5-5 मिनट में पारित हो गया। कहेंगे सच सच में बात है ये। कहानी एक तरफ, व्यवहार दूसरी तरफ। कई विधेयक तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट था, हमारे यहाँ 5 मिनट में पारित हो गया। पहला आपका पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन, पहला सदन, दूसरा सदन, दोनों 5 मिनट पारित हो गया। कई बड़ी समस्या हो जाती है दोस्तों। 5-5 मिनट विधेयक पारित हो जाएंगे, सोचो तो क्या उसमें चर्चा हुई क्या। तो विधेयक में अगर मान लो कि दूसरा सदन कह रहा है लोकसभा से पारित विधेयक हुआ, राज्यसभा में आया, तो विधेयक में संशोधन कौन कर रहा है? दूसरा सदन। तो दूसरा सदन संशोधन करेगा, फिर इसको पहले सदन के पास भेजा जाएगा, लोकसभा के पास भेजा जाएगा। और लोकसभा ने मान लिया कि हाँ भाई राज्यसभा ने जो संशोधन किया वो लॉजिकल है, वो ठीक बात है, तो दूसरा सदन इसे मान लेगा तो भी विधेयक पारित हो गया। लेकिन एक अड़चन आ सकती है। इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ संविधान में विधि के निर्माण की प्रक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन आपको याद दिला दें, जब दोनों सदनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाए इसका प्रावधान किया गया है। डेडलॉक, ये बात अनुच्छेद 108 में कर दी गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। पूरे विधि के निर्माण की प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है, लोकसभा नियमों में है, लेकिन दोनों सदनों के बीच में लॉक जैम हो जाए, डेडलॉक हो जाए। आप डेडलॉक देखते हो तो सांप छछूदर का हाल। देखो मतभेद, लोकतंत्र मतभेद हो सकता है, असहमति हो सकता है, गतिरोध एक अलग चीज है। मान लो दोस्तों दो पार्टनर एक साथ रह रहे हैं, अब पार्टनर ने भाई कुक आना है खाना बनाने, तो एक पार्टनर ने मेनू तैयार की, लिस्ट तैयार कर ली, भाई देखो ये खाना बनेगा, और एक हफ्ते की लिस्ट तैयार कर ली, दूसरे पार्टनर को दिया, दूसरे पार्टनर फाड़ के फेंक दे, उनका बेकार का मेनू तुमने बनाया है, ये डेडलॉक है। अरे भाई अगर किसी ने मेन्यू बनाया होगा तो आप एक आध दिन का संशोधन कर दोगे कि जहाँ राजमा चावल है वहां रोटी दाल हो जाए, जहाँ छोले भटूरे हैं वहां बाटी चूरमा हो जाए, ऐसा तो संशोधन करोगे। एक आध दिन का एक आध आइटम का संशोधन चलता है, पूरा मेन्यू फाड़ को फेंक दो, इसका मतलब ये तो गड़बड़ बात है। इसे दोस्तों इसे गतिरोध कहेंगे, डेडलॉक कहेंगे। डेडलॉक की बात हमारे संविधान में अनुच्छेद 108 में दी गई है। ये डेडलॉक कैसे होता है और समाधान कौन करेगा दोस्तों, इसकी बात हम करेंगे अगले क्लास में, क्योंकि अभी शुरू करेंगे तो बात पूरी हो नहीं पाएगी। तो डेडलॉक की बात संविधान में दी गई है, तो डेडलॉक क्यों होगा, क्या आधार है, कैसे समाधान होगा, बात अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।